हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन है ना, वो लॉजिक लगाने वाले आते हैं, तो दिमाग को थोड़ा सा शांत रख के अपना लॉजिक भी लगाए, है ना। आपको जो जहाँ पे रीजनिंग शब्द आ जाता है ना फ्रेंड्स, वहां पे दिमाग की थोड़ी एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आराम से सोचना है, शांति से समझना है और क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी पे हम फोकस करेंगे कि किस तरह से हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए और किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे, तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को सुनना है। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसपे हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आराम से समझेंगे। कहां से ये क्वेश्चन आया है, कैसा ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस। दो विपरीत प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपने देखा होगा, हम एक बॉक्स की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, जैसे AEIO की बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, यहां से ये क्वेश्चन है। ए का मतलब है ऑल, ई का मतलब है नो, आई का मतलब है सम और ओ का मतलब है सम नॉट। ऐसा ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी के बारे में पूछा है। और कॉन्ट्रेरी कहाँ लिखते हैं, अगर आपको याद है तो याद करो। कॉन्ट्रेरी यहाँ लिखते हैं, याद है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी लिखते हैं, बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी लिखते हैं और साइड में सब अल्टरनेशन लिखते हैं। ऐसा याद आ रहा है? कुछ आपको याद आ रहा है? चलो, वेरी गुड। तो आपको कॉन्ट्रेरी की कंडीशन पूछी है, तो आपको पता है कॉन्ट्रेरी का संबंध क्या है, ए और ई का संबंध है, यानी कि ऑल और नो का रिलेशन वाली बात कर रहा है। तो इसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, अगर आपको वो परिभाषा याद है कॉन्ट्रेरी की, कि ये दोनों एक साथ है, वो फॉल्स हो सकते हैं जो दो प्रोपोजिशन है, लेकिन ट्रू नहीं हो सकते। ये बात हमने पढ़ी है और ये सिद्ध भी हमने किया है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन छांटने हैं। पहला कह रहा है, दे कैन बोथ बी ट्रू, वे दोनों सत्य हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो दोनों सत्य? एक तो कह रहा है, एक में तो नेगेटिव है ही नहीं, ऑल वाली बात है। ये कह रहा है कि ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है। और दूसरा है ई, वो है नो, कह रहा है नो मैन आर मोर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो ये दोनों बात सत्य कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन देखो, वो क्या कह रहा है, द ट्रुथ ऑफ वन इंटेल्स द फैलेसिटी ऑफ द अदर, यानी कि एक का सच दूसरे के असत्य पर जोर देता है। इस बात पर गौर करिए, अगर ये बात सच है बिल्कुल, तो दूसरे के असत्य होने पर ये जोर देगा कि नहीं देगा? बताइए फ्रेंड्स। मैंने कहा कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये दूसरा जो नो वाला है, ई वाला, वो कह रहा है नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो अगर पहले वाला सत्य है, तो दूसरे वाले के लिए क्या कर रहा है कि वो असत्य ही होगा दूसरे वाला, अगर ये सत्य है तो ये सेकंड जो कंडीशन है, ये कॉन्ट्रेरी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको आराम से आपको समझना है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत शांति से आराम से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब अल्टरनेशन, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार इसका रिलेशन जैसे अभी पूछा है ऐसे पूछ लेते हैं। तो शांति से उस टॉपिक को करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फैलेसीज के बारे में बात कर रहा है। हमने ब्रॉडली फैलेसीज के बारे में मैंने काफी सारी बात की है, यूट्यूब पे भी अपनी काफी सारी बात की है कि फैलेसीज कौन कौन सी होती है, कितनी तरह की होती है। तो मैंने बात की कि ब्रॉडली हम फैलेसीज को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है फॉर्मल फैलेसी, जिसको हम हिंदी में औपचारिक बोलते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल, जिसको अनौपचारिक बोलते हैं। और फॉर्मल फैलेसीज कौन सी होती है? फॉर्मल फैलेसीज वो फैलेसीज होती है जहां पे फॉर्मेशन में गड़बड़ हो, किसी की फॉर्म में गड़बड़ हो, आर्ग्यूमेंट की अगर फॉर्म में गड़बड़ है, फॉर्मेशन में गड़बड़ है, तो वो फॉर्मल फैलेसी होती है।
अगर किसी आर्ग्यूमेंट के कंटेंट में गड़बड़ है, शब्दों को सुनना आराम से, अगर फॉर्म में गड़बड़ है तो फॉर्मल फालेसी है, यानी कि फॉर्म मतलब रूप, उसमें गड़बड़ है तो फॉर्मल फालेसी है। अगर उसके कंटेंट में गड़बड़ है, अगर कंटेंट में प्रॉब्लम है, मिस यूज ऑफ लैंग्वेज है, वहां पे इनफॉर्मल फालेसी है, अनौपचारिक है। तो इनफॉर्मल में तो कंटेंट की गड़बड़ होती है और फॉर्मल के अंदर उसकी फॉर्मेशन में, किसकी फॉर्मेशन में, आर्ग्यूमेंट की। इसके एग्जाम्पल्स भी लेके हमने बहुत सारी बातें की है, तो अगर आपके पास समय है तो वो भी आप देख लें, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं फालेसीज के बारे में, तो कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन इनफॉर्मल फालेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एक अनौपचारिक भ्रांति वह है जिसे किसी तर्क के रूप या संरचना के रूप और संरचना, फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आप बताओ, मैंने अभी क्या बताया, फॉर्म किस में देखते हैं, फॉर्मल में या इनफॉर्मल में? फॉर्मल में फॉर्म देखी जाती है, उसका रूप देखा जाता है, जबकि ये बात लिख रखी है इनफॉर्मल के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहां गलत हो गया ये स्टेटमेंट यहां पे। सेकंड कह रहा है फॉर्मल फालेसी इज वन दैट कैन बी डिटेक्टेड ओनली थ्रू एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये बात है इनफॉर्मल की, ठीक है, क्योंकि कंटेंट की बात किस में होती है, इनफॉर्मल में। अरे होती है कि नहीं? तो ये उल्टे लिख रखे हैं दोनों स्टेटमेंट। जो ऊपर वाली बात है वो तो फॉर्मल के लिए है, नीचे वाले स्टेटमेंट वाली इनफॉर्मल के लिए, उल्टे लिखे हुए हैं। और दोनों उल्टे लिखे हुए हैं तो दोनों ही गलत हो गए। स्टेटमेंट फैला के भी गलत हो गया, स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो इसका ये ऑप्शन सेकंड हो गया। बात समझ में आई फ्रेंड्स? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपका फेवरेट बन चुका होगा, डिडक्टिव प्रोसीड फ्रॉम। डिडक्टिव मतलब हम इसको हिंदी में निगमनात्मक बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करते हैं ना, तो निगमनात्मक में क्या करते हैं हम, डिडक्टिव में एक शब्द याद रखते हैं ना, डीजीपी, यानी कि जनरल से पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष। ये लो सामान्य से विशेष, तो यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर हो गया। ये तो यूनिवर्सल सामान्य है और इसे पर्टिकुलर, ये तो आपको आता ही है। आईपीजी की बात करते हैं इंडक्टिव में, और इसका जस्ट उल्टा आईपीजी होता है इंडक्टिव में, पर्टिकुलर से जनरल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, करिए मैच। ये वही बात है, उसी बॉक्स से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। AEIO से ही तो वो क्वेश्चन है ये। मैं बताइए कौन सा है, मैच करिए। इसमें लिखा हुआ है, पहला ए है, यदि ए सत्य है, इफ ए इज ट्रू, यानी कि ये ऑल वाली बात सच है, ठीक है, तो इसमें कौन सा मैच करोगे, ई इज ट्रू। अगर ऑल सच है तो ई ट्रू होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये बात सच है तो ये बात सच नहीं होगी, तो पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है, और इधर मैं लिस्ट में मैच कर रहा हूं, ध्यान रखना, ओ इज फॉल्स और ई इज फॉल्स, ये बात तो ठीक है, क्योंकि अगर ए सच है, अगर ये वाली बात सच है, यानी कि ऑल वाली बात सच है जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो जो नेगेटिव वाली बात है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे भी नेगेटिव है नो, और यहाँ पे भी ओ में भी सम नॉट है, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव वाली बात है। अगर ऑल वाली बात सच है तो ये दोनों बात फॉल्स होगी, ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि ओ भी असत्य होगा और ई भी असत्य होगा। तो ए के साथ 2 को मैच कर लीजिए, हो गया बहुत आराम से, ए के साथ 2। तो देखिए ऑप्शन में ए के साथ 2 कौन है, अरे ए के साथ 2 तो यही है, हो गया हो गया हो गया, बस एक ऑप्शन से ही हो गया। लेकिन आप तो यूजीसी नेट में बहुत टाइम वेस्ट करोगे, करना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय है। अब सारे मैच करके देखोगे, अरे नहीं, जिद हो जाती है ना, ऐसे मत किया करो। अगर ऐसे यही तो समय बचता है, अब आगे बढ़ जाइए। ये दिमाग आगे बढ़ने नहीं देता सर, मैं क्या करूं, यही करना है, प्रैक्टिस करनी है। दिमाग को कह रहे भाई हो गया ये क्वेश्चन, हम तो अभी सारा समझेंगे, लेकिन ये ऑप्शन से हो गया पहले से ही, ठीक है। आगे कह रहा है इफ ई इज ट्रू, अगर ई ट्रू है, यानी कि ये नो वाली बात ट्रू है, तो मैच करिए कौन सा होगा। अगर ई वाली बात अगर सच है, नो वाली बात सच है, तो सीधी सी बात है ए वाली बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये बात फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इसमें नो नहीं है, और आई वाली बात भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इसमें भी नो नहीं है, इसका अपोजिट वाला सारा फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ई ट्रू है तो ए भी फॉल्स है और आई भी फॉल्स है, यानी कि बी का कौन सा आ गया, 3 आ गया, बहुत आराम से हो रहा है। अगर आई फॉल्स है,
थर्ड है आई फॉल्स है, आई मतलब सम फॉल्स है, तो यानी कि जितने भी नो वाले होंगे वो ट्रू हो जाएंगे, ई भी ट्रू हो जाएगा और ओ भी ट्रू हो जाएगा कि ये दोनों नो वाले हैं, तो सी का 1 हो गया, बिल्कुल आराम से हो रहा है। और ओ फॉल्स है, अगर ओ ये फॉल्स है तो क्या क्या हो जाएगा, अगर ओ फॉल्स है यानी नो वाला फॉल्स है तो ई भी फॉल्स होगा, नो वाला, ठीक है। लेकिन आई है वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें नो नहीं है, तो डी के ऊपर 4 मिल गया। अरे आया क्या समझ में, आई की नहीं बात समझ में, पहले ये बता दो प्लीज, समझ में आई? इसको आराम से करना है, अगर यहाँ पे दिक्कत हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपने अपने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसका नाम है SWMG, ठीक है, ये आप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लें। और अगर कोई भी स्टूडेंट पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन यहाँ जाके कर सकता है, ठीक है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और वहाँ पे एक खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, आपने अटेम्प्ट कर दिया, जैसे ही रीअटेम्प्ट करोगे तो सॉल्यूशन देखोगे तो वीडियो में सॉल्यूशन है, इस तरह से ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओनली सिटीजन कैन वोट, निम्नलिखित में से कौन केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं का तर्क तुल्य है। एक आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, ओनली सिटीजन कैन वोट, सिर्फ और सिर्फ जो नागरिक हैं वो ही मतदान कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट क्या है। जैसे मैंने ये नागरिक बना दिए है ना, ये कुछ नागरिक है, ये नागरिक ही वोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये नागरिक ही वोट कर सकते हैं। तो आपके बारे में इस बारे में बात पूछिए। पहला कह रहा है इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये पूछा है, इसका समतुल्य क्या होगा। पहला कह रहा है ऑल दोज हु आर सिटीजन शैल वोट, वे सभी जो नागरिक हैं मतदान करेंगे। इसमें इसने कहाँ बात की है, इसने तो सिर्फ यही बात की है कि सिर्फ जो सिटीजन है वही मतदान कर सकते हैं। इसने ये कहाँ कहा कि सारे जो भी है वो सिटीजन है वो मतदान करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा इसने ना, बस इसने ये कहा है कि जो वोट करेंगे ना वो सिटीजन है, यानी कि एलिजिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूँ कि यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए मास्टर्स होना जरूरी है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे मास्टर्स जो है वो यूजीसी नेट देंगे ही देंगे, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, अरे नहीं कह सकते ना, तो ये तो नहीं कह सकते, बिल्कुल छोड़ो इसको। दूसरा कह रहा है ऑल दोज हु आर नॉट सिटीजन हू शैल वोट, वे सभी जो नागरिक नहीं है वो भी मतदान कर सकते हैं। इसने तो स्पष्ट मना किया है, वो ही कर सकते हैं जो ओनली सिटीजन है, तो ये भी गलत है भाई, सेकंड भी गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है ऑल दोज हु कैन वोट आर सिटीजन, ये बात जी बिल्कुल जम रही है, वे सभी जो मतदान करते हैं वो नागरिक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी है, यानी कि वे सभी जो यूजीसी नेट का पेपर देंगे वो या तो मास्टर है या मास्टर कर रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी तो है, तो बिल्कुल ये बात ठीक हो गई, इसमें दम है, तो ये बात लॉजिक लगने वाली है, तो ये हो गया, समझ में आई बात? अरे आ गई होगी ना, बिल्कुल आराम से करोगे तो समझ में आ भी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर विद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांसेंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। पर विद्या का अर्थ है वह ज्ञान जो मानव अनुभव को पार करता है। दूसरा कह रहा है अपर विद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस। अपर विद्या का अर्थ है मानवीय जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उस पर आधारित ज्ञान। तो ये दोनों ही बात बिल्कुल सच है, यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी अनुभव प्राप्त करते हो अपने एक्सपीरियंस से, वो होती है अपर विद्या, ठीक है। और जो आप दूसरी दुनिया में बहुत अच्छा आपको ज्ञान हो जाता है, इनलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है, वो होता है पर विद्या। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ मैंने लिख दिया है कि पर विद्या इज डिफाइंड एज द इंट्यूटिव विजन ऑफ नॉन डायलिटी, यानी कि पर विद्या जो है वो अद्वैत की सहज दृष्टि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पारलौकिक ज्ञान है, जो ज्ञान अनुभव और कारण की सभी सीमाओं से परे है, जो बुद्धि, मन और इंद्रिय से परे है। और अपर विद्या का अर्थ है जो मानव अनुभव पर आधारित ज्ञान है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन सब में 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें से गलत कथन का चयन करना है। पहले गलत कथन कौन सा है इन चारों में? पहला कह रहा है इन द केस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, निगमनात्मक तर्क के मामले में द टेक्निकल टर्म करेक्ट एंड इनकरेक्ट आर यूज्ड। निगमनात्मक तर्क के मामले में तकनीकी पद सही और गलत प्रयुक्त होते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसके लिए करेक्ट या इनकरेक्ट होता है या वैलिड और इनवैलिड होता है? आप सोच के बताइए। मैं जब भी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करता हूं तो शुरुआत में आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करता हूं और मैं बोलता भी हूं उसको टेक्निकली हमेशा या तो वैलिड बोला जाएगा या इनवैलिड बोला जाएगा। करेक्ट या इनकरेक्ट जैसे शब्दों का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? स्टेटमेंट्स के लिए कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए या फॉल्स ट्रू है ये स्टेटमेंट के लिए हम कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए ऐसे शब्दों का यूज नहीं होता। आर्ग्यूमेंट के लिए जो शब्दों का यूज होता है वो वैलिड या इनवैलिड होता है। तो इसीलिए ये पहला ही गलत हो गया और इनकरेक्ट ही चूज करना था हमें, तो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट ही है, ठीक है ना। जबकि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर नाइदर वैलिड नॉर वैलिड, बट ये तो ठीक है। इंडक्टिव की बात हो गई, जो पर्टिकुलर पे डिपेंड होता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। थर्ड कह रहा है द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वो उसके प्रेमिसेस को फॉलो करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और जो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड है वो आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। जो प्रेडिक्टिव और प्रोपोजिशंस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके लिए होता है, तो ये भी बात ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत बात है, तो गलत हमने चूज कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है इसकी भी सुन लो। ये कह रहा है द मिडल टर्म इज रिलेटेड टू द मेजर टर्म साध्या as its cause and its antecedent to it, we pass from the knowledge of the antecedent cause to that of the consequent effect. It is known as। हेतु साध्यक से इसके कारण के रूप में संबद्ध है और इसका पूर्व पद भी है। हम सभी पूर्व पद कारण ज्ञान से उस परिमाणिक प्रभाव तक पहुंचते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अनुमाना के से लिया हुआ क्वेश्चन है। किसी चीज का अनुमान लगाता है। अनुमान को हमने कई भागों में बांटा है। अगर हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो अनुमान को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अनुमाना का ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें पूर्ववत होता है, शेषवत होता है, सामान्यतः दृष्ट होता है, ठीक है, ये होता है। व्याप्ति के आधार पे भी हम बात करते हैं, मिडल टर्म का जो रिलेशन है उसके आधार पे भी हम अनुमाना को डिवाइड करते हैं, केवल अनावस्थिक, इस तरह से हम एक डिवाइडेशन, एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आप किसी भी कारण का आपको ज्ञान है और उस कारण का तो ज्ञान है, बस उस कारण के से आप इफेक्ट यानी कि प्रभाव तक पहुंचते हो, तो कौन सा अनुमान? और यहाँ से एक एग्जाम्पल लेके हम पढ़ते हैं कि आप बाहर गए और बाहर आपने काले बादल देखे, तो आपने कहा कि यहाँ पे बारिश हो सकती है, तो काले बादल देखा यानी कि आपको कारण दिखा और उस कारण से आपने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है, यानी कि उस कारण से इफेक्ट को यानी प्रभाव को जानने की कोशिश की। तो ये कौन सा अनुमान है? पूर्ववत अनुमान है। कौन सा अनुमान है? पूर्ववत अनुमान है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शेषवत क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। शेषवत के अंदर आपको क्या होता है? आपको पहले कारण ना दिखे, पहले प्रभाव दिखता है और कारण का अनुमान लगाते हो। जैसे आप बाहर गए और बाहर जाते ही आपको कीचड़ दिखा, बहुत कीचड़, और आपने यानी कि इफेक्ट तो दिख रहा है आपको, लेकिन आपने अनुमान लगाया कि मे भी बारिश हुई होगी, तो आपने कारण का अनुमान लगाया। तो यहाँ पे जो पूर्ववत अनुमान है इसके अंदर हम इफेक्ट यानी कि प्रभाव का अनुमान लगाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो पूर्ववत अनुमान हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे। और एक बात और फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म कौन सी टर्म्स है। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेजर टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है, हेतु यानी कि क्या होता है, रीजन जिसको बोलते हैं, प्रतिज्ञा क्या होती है, उदाहरणा क्या है, उपन्याय क्या है, ये सारे शब्द हमें पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनिल्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम इज इनडिफरेंट, हिज पेरेंट्स डोंट फाइंड हिम टू बी एक्टिव आइदर, बट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन रेंजेस फ्रॉम बीइंग गुड टू outstanding. Therefore, he must be studying privately in a clandestine way. This is an example of which kind of परमाणा? हम परमाणा को पढ़ते हैं, जो इंडियन लॉजिक है, मीन्स ऑफ नॉलेज, भारतीय तर्क शास्त्र जो ज्ञान के साधन है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है
कि कक्षा में अनिल की भागीदारी है वो उदासीन है, उसके माता पिता उसे सक्रिय होने के लिए नहीं पाते हैं, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में उसका प्रदर्शन अच्छा होने से लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन तक है, उसका पेपर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन है, इसलिए इसे निजी तौर पर एक गुप्त तरीके से अध्ययन करना चाहिए। ये किस प्रकार का प्रमाण है का उदाहरण है? हम प्रमाण पढ़ते हैं एंशिएंट और मेडाइवल में, हम 6 प्रमाण की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, ठीक है ना, अनुमाना एक प्रमाण है, अनुपलब्धि एक प्रमाण है, उपमा एक प्रमाण है, अर्थपति एक प्रमाण है और शब्द एक प्रमाण है। इन 6 प्रमाणों के बारे में बात करते हैं। और इस प्रमाण में क्या होता है, ये अर्थपति है, यानी कि आपने कुछ बात करी और उस बात से कुछ अर्थों की उत्पत्ति करी। जैसे यहाँ पे अनिल की भागीदारी उदासीन है, इंटेलिजेंट है, तो उसको पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सारी उन अर्थों से आपने एक नए अर्थ की उत्पत्ति करी, तो यहाँ हो गया इम्प्लीकेशन यानी कि अर्थपति। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग में। इंडियन लॉजिक जो हम पढ़ते हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्या क्या साधन है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारी टर्म्स हैं, उनको बहुत अच्छे से शांति से करना है, अगर वो टर्म अच्छी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी भी सुन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन सा तर्क दोष है, कौन सी फैलेसी है, आपसे पूछा हुआ है। क्या है यहाँ पे? ये एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सम गुड एक्टर आर नॉट स्ट्रॉन्ग मैन, कुछ अच्छे अभिनेता बलशाली मनुष्य नहीं होते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर स्ट्रॉन्ग मैन, सभी पेशेवर पहलवान बलशाली पुरुष होते हैं। फिर लिखा हुआ है इसका कंक्लूजन, देयरफॉर ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर गुड एक्टर्स, इसलिए सभी पेशेवर पहलवान अच्छे अभिनेता होते हैं। आप में इनमें से बात पूछी है कि कौन सा इसमें होगा, तो आप इस बात को देखिए, यहाँ पे जो परमिसेस हैं, जो पूर्व पक्ष वाक्य हैं, वो नोट से स्टार्ट हो रहा है कि सम गुड एक्टर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ पे नेगेटिव परमिसेस से जो कंक्लूजन आ रहा है वो कितना सकारात्मक है, इसमें कहीं भी नो नहीं है, ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर गुड एक्टर। तो बिल्कुल आराम से हमें ऑप्शन दिख रहा है कि एफर्मेटिव कंक्लूजन है, यानी कि सकारात्मक निष्कर्ष है और नकारात्मक आधार वाक्य है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से शांति से अगर इन क्वेश्चंस को करोगे तो आराम से हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने बात की थी कि इन जो अनुमाना में कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, इनके बारे में बात की थी, इनफेरेंस में मैच करने हैं। प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा एक तरह से हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है। आप हिल स्टेशन पे वाला एक एग्जांपल है कि हमने धुआं देखा, वहां आग होगी, तो आपने क्या हाइपोथेसिस, क्या प्रतिज्ञा की कि क्या परिकल्पना बनाई? आपने कहा कि माउंटेन पे आग है, तो हाइपोथेसिस प्रतिज्ञा एक ही चीज है, ठीक है, एक तरह से। तो आपने क्या हाइपोथेसिस बनाई कि उस माउंटेन पे आग है, पर्वत पर आग है, तो ए का आ गया 3, ए का 3 आ गया, यही आ गया। रीजन क्या है, इसके पीछे हेतु क्या है, क्या हेतु है, कारण क्या है कि आपने कहा कि वहां पे आग है? इसके पीछे कारण धुआं था, स्मोक था, बिकॉज ऑफ स्मोक। तो बी का क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। ए का आ गया 3 और बी का आ गया 1। ए का 3 बी का 1, सिर्फ एक में ही दिख रहा है मुझे, ए का 3 बी का 1, वो सेकंड है, वो सेकंड है। ये लो, बिल्कुल आराम से हो गया। अरे हो गया कि नहीं? और एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? वो वैसा ही एग्जाम्पल आपने पहले कहीं देखा होगा, ऐसा सेम, जैसे कहीं किचन में देखा होगा कि वहां भी धुआं था, वहां भी आग हो गई। तो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट था, ये हो गया, और उस एग्जाम्पल को आपने अप्लाई करा दूसरी सिचुएशन में, तो वो माउंटेन पे अप्लाई करा, एप्लीकेशन यहाँ कर लिया, तो बिल्कुल मिल गया इसका। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में पूछा है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होके सुनी है सारी चीजें, तो आराम से देखी है, तो इन स्टेटमेंट्स के बारे में आप बहुत प्यार से बात कर सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिकेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, सत्य और असत्य तर्क के निर्धारक है। मुझे ये बताइए, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिकेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये हम आर्ग्यूमेंट के लिए वैलिड या इनवैलिड यूज करते हैं। मैंने आपकी बात की थी आपसे, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ट्रुथ और फॉल्स की बात ही नहीं करते। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो तर्क वाक्य है, उसके लिए वैलिड या इनवैलिड की बात करते हैं, वैध या अवैध की बात करते हैं। और सेकंड है, वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर प्रेडिकेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, वैधता और अमान्यता कथनों के निर्धारक है। उल्टा लिखा हुआ है,
वैलिडिटी और इनवैलिडिटी आर्ग्यूमेंट का होता है, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड होता है स्टेटमेंट्स के लिए। ये जस्ट उल्टे लिखे हुए हैं दोनों स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। समझ में आई बात? उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है तो गलत हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अपने चित्त को शांत रखें, मन को खुश रखें और आराम से पढ़ाई करें, बिना किसी टेंशन के। रिलैक्स होकर अगर अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर टेंशन लेके करोगे तो माइंड पे एक प्रेशर आएगा और उस प्रेशर से जो अपनी थिंकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी और काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा चित्त शांत रखें, हमेशा खुश रहें और आराम से कम चीज़ों को पढ़ लीजिए, मेरा ये मानना है। कोई यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी जरूरी होती है, लेकिन जितना पढ़ो वो बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो। तो आप लोग हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।